हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। तो आपसे पूछा गया है कि एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो जो एयर प्रेशर है इसे हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। अब यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो जो एनोमोमीटर है इसका यूज विंड की स्पीड और उसकी डायरेक्शन को मेजर करने के लिए किया जाता है, और जो हाइग्रोमीटर है इसका इस्तेमाल ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है, और जो थर्मोमीटर है हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ यदि हम टेम्परेचर के ऐसा यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, और यदि हम प्रेशर के ऐसा यूनिट की बात करें तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। Next question is bleaching powder is manufactured by passing chlorine gas through which of the following substance। तो आपसे पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम क्लोरीन गैस को इनमें से किस सब्सटेंस के थ्रू पास करवाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम ड्राई स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो तब हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ड्राई स्लेट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हम जानते हैं दैट द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन हीट का यूनिट नहीं है। तो इसमें से जो आपका हीट का यूनिट नहीं है वो है आपका वॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसको छोड़कर जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके हीट की यूनिट है। अब यदि हम बात करें कि वॉट किसका यूनिट है, तो जो वॉट है आपका इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है। यदि हम बात करें कि 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। इसी के साथ एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर होता है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यदि हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ हीट की, तो हीट का ऐसा यूनिट जूल है, और यदि हम सीजीएस सिस्टम में बात करें तो हीट का यहाँ पर यूनिट कैलोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ। तो पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका अलॉय है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये टीन और लेड का अलॉय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीन एंड लेड। अब यदि हम बात करें कि अलॉय होते क्या हैं, तो जो अलॉय हैं ये होमोजीनस मिक्सचर होते हैं दो या फिर दो से ज्यादा मेटल्स के, या फिर मेटल और नॉन मेटल के। यदि अब हम कुछ एग्जांपल लें तो जो ब्रास है ये आपका कॉपर और जिंक का अलॉय है, और जो ब्रॉन्ज है ये आपका कॉपर और टीन का अलॉय है, और जो आपका नाइक्रोम है इसमें आपका निकल और क्रोमियम होता है, और इसमें थोड़ा सा मैग्नीज और थोड़ा सा इसमें आयरन भी होता है। इसके साथ यदि हम बात करें स्टेनलेस स्टील की, तो जो स्टेनलेस स्टील है ये निकल, क्रोमियम और आयरन का अलॉय है, और जो शोल्डर है ये आपका लेड और टीन का अलॉय है। तो आपने इन सभी को नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल ऑक्साइड आर डैश इन नेचर। तो पूछा गया है कि जो आपके मेटल ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्या होती है। तो जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेसिक। अब यदि हम बात करें कि मेटल ऑक्साइड होते क्या है, तो जब मेटल आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वे मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड है इनका नेचर बेसिक होता है, और जो आपके नॉन मेटल है इनके ऑक्साइड का नेचर आपका एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ साउंड्स बाय मेटल इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि मेटल की साउंड को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी मेटल किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी ये जो एबिलिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसे हम सोनोरिटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोनोरिटी। अब यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेलेबिलिटी की। तो हम जानते हैं कि हम मेटल को
पीट कर उन्हें पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि हम मेटल को पीट कर उनकी पतली शीट्स बना सकते हैं। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम मैलेबिलिटी कहते हैं। इसी के साथ हम मेटल से पतली लंबी तारें बना सकते हैं। तो मेटल की ये जो प्रॉपर्टी है कि हम इसकी पतली लंबी तारें बना सकते हैं, इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो जो गोल्ड है वो सबसे डक्टाइल मेटल है। हम सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की लेंथ तक की वायर को बना सकते हैं। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। तो आपसे पूछा गया है कि ह्यूमन ईयर की हियरिंग रेंज कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड्स को सुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्क्यूलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। तो आपसे पूछा गया है कि जो मस्क्यूलर फोर्स है इसे हम और क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मस्क्यूलर फोर्स है ये एक कांटेक्ट फोर्स है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी कांटेक्ट फोर्स। अब यदि हम बात करें कि कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती है, तो यहाँ पर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पानी की बकेट को उठाते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो बॉडी है ये बकेट के साथ कांटेक्ट में होती है। तो ये क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। अब यहाँ पर हमारी मसल्स का यूज हो रहा है, तो ये क्या है, आपकी मस्क्यूलर फोर्स है। तो आपको याद रखना है कि जो मस्क्यूलर फोर्स है ये क्या है, आपकी कांटेक्ट फोर्स है। इसके अलावा जो फ्रिक्शन है ये भी आपका कांटेक्ट फोर्सेस का एक एग्जांपल है। अब यदि हम बात करें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, तो जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये आपके नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होंगे उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा। जैसे कि आपकी मैग्नेटिक फोर्स है, मतलब कि मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगा रही है वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है कि ये ऐसी फोर्स है जो कोई चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरी चार्ज्ड बॉडी या फिर अनचार्ज्ड बॉडी पर अप्लाई करती है, एक्सर्ट करती है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी आपकी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी आपका एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फाउंड बाय अ कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि जो कैमरा है और सिंपल माइक्रोस्कोप है वो किस तरह की इमेज फॉर्म करते हैं। तो जो आपका कैमरा है ये रियल इमेज फॉर्म करते हैं, और जो आपके सिंपल माइक्रोस्कोप्स हैं ये क्या है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रियल एंड वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अ मेटालॉइड। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट आपका मेटालॉइड नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटालॉइड क्या होते हैं। तो मेटालॉइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुण होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये क्या है, आपके मेटालॉइड हैं। तो इसमें से जो आपका मेटालॉइड नहीं है वो है आपका टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जो आपका टंगस्टन है वो आपका मेटालॉइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली इज कॉल्ड। तो पूछा गया है कि जब कोई सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी सब्लिमेशन। अब यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। तो जो इवेपोरेशन है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जहां पर वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि जब कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं।
और यदि हम बात करें डिस्टिलेशन की, तो एक सेपरेशन का मेथड है जहां पर एक ऐसे मिक्सचर जिसमें कि कोई दो मिसिबल लिक्विड्स हो, उनको हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। और डिस्टिलेशन में हम ऐसे मिसिबल लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस हो। और यदि जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम हो, तो उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें दो मिसबल लिक्विड हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और डिस्टिलेशन का यूज कब किया जाता है? जब उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उनमें काफी अंतर हो। और यदि जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम हो, तो तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोबार डू नॉट डिफर इन द नंबर ऑफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोबार क्या होते हैं। तो ऐसे एटम जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है लेकिन सेम मास नंबर होता है, उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो आर्गन है इसका एटॉमिक नंबर 18 है और जो कैल्शियम है इसका एटॉमिक नंबर 20 है। लेकिन यदि हम इनके मास नंबर की बात करें तो इन दोनों का मास नंबर 40 है। तो ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। अब यदि हम बात करें मास नंबर की, तो न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, इस चीज को हम मास नंबर कहते हैं। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो जो आपके आइसोबार है यहाँ पर क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियॉन्स। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं आइसोटोप्स की। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया। जो हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। अब हमारे पास कुछ ऐसे आइसोटोप्स भी हैं जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है और इनका यूज डिफरेंट फील्ड्स में किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो आपका यूरेनियम का आइसोटोप है, इसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और जो कोबाल्ट का आइसोटोप है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। और जो आपका आयोडीन का आइसोटोप है, इसका इस्तेमाल किया जाता है गॉइटर के ट्रीटमेंट में। तो इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मेटल सबसे ज्यादा डक्टाइल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। तो इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो ह्यूमिडिटी है इसे हम हाइग्रोमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें, तो जो हाइड्रोमीटर है इसका इस्तेमाल डेंसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। और जो लैक्टोमीटर है इसका इस्तेमाल दूध की प्योरिटी को जानने के लिए किया जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।